Okay, so see in polymers, if we continue further, like in the condensation polymers, में after the polyester and polyamide, the third one are polypeptides, which are called protein commonly. ये भी आपके syllabus में now these protein are also termed as polyamide. In fact, इनमें जो linkage है वो polyamide वाली है, the last one that we done in class. There is a slight difference in protein or polypeptide that इसके केस में क्या होता है कि the monomer, like same monomer, which is actually called amino acid, it has both the functional groups on it. I mean, the monomer for protein or polypeptide is amino acid, and same amino acid unit monomer has both the functional group upon it. Like जो polyamide बनाने के लिए functional groups थे हमारे पास, like it has carboxylic acid group and the amine group. जब आप देखो कि किसी एक ही मॉलिक्यूल पे and then in the box there is this like CH2 group, right? तो जब आप देखो कि एक ही मॉलिक्यूल पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और अमाइन ग्रुप भी है तो उसको हम बोलेंगे अमाइनो एसिड, और उससे जो है वो बनेगा पोलीमाइड। बेटा मेरा माइक तो मेरे ख्याल से सेम है, मैंने आज दिन में काफ़ी क्लासेस ली हैं। आप चेक योर स्पीकर वॉल्यूम, आवाज़ अगर कम है तो मे भी उधर आपको कोई इशू हो। नाउ as when we show the reaction of this amino acid, I repeat, the amino acid is the monomer for making of protein, and the amino acid is a molecule where same molecule has carboxylic acid and amine group attached on it. इससे पहले जो हमने पोलीमाइड पढ़ा था उसमें क्या था कि एक मोनोमर पे वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड and the other monomer has the amine group upon it. लाइक दो डिफरेंट मोनोमर्स पे, एक पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और एक पे अमाइन ग्रुप्स होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल में अगर आप देखें एक ही मॉलिक्यूल पे यू गॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन ग्रुप प्रेजेंट, बोथ ऑफ देम। तो दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश अ प्रोटीन फ्रॉम पोलीअमाइड और नायलॉन। अब इसका अगर आपको रिएक्शन दिखाने को आ जाए कभी, अगेन वी शुड सॉर्ट ऑफ यूज द सेम जेनरिक presentation like with the box, one amino acid with the carboxylic acid, the other amino acid with the amine group. तो आपने उनको ड्रॉ ऐसे करना है कि उनके ऑपोजिट ग्रुप सामने रहें, लाइक एक का कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर अमाइन ग्रुप। और अगर एग्जामिनर ने इनमें से किसी एक को शेड किया हुआ, दैट इज टू शो के दीज टू अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जब आप इसको रिएक्ट करेंगे तो यू नो लाइक लेबोरेटरी में वी नीड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट फॉर द रिएक्शन। तो जब when you react these two together, तो ये होगा ये कि इसका जो OH ग्रुप है और इधर से इसका एक हाइड्रोजन, दे वुड लीव, इधर इसका नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जाएगा, इधर से OH जाएगा। So just connect this carbon to the nitrogen there, तो it would lead to the formation of NH, फिर एक बॉक्स, फिर आगे C double bond O, and then this carbon attaches to this nitrogen on this side and makes H, sorry, N, और फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड को बिकॉज आई शोड इट शेडेड, आप उसी तरह से दिखा दें, एंड देन द अदर साइड OH इज गॉन, द एंड्स आर फ्री, प्लस वाटर। सो इट्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर बिकॉज इसमें भी हमारे पास वाटर इज द बाय प्रोडक्ट, और ये इसका भी पूरा रिपीट यूनिट है। दिस इज लाइक द रिपीट यूनिट एंड दिस लिंक हियर इन द मिडल। नायलॉन के केस में भी कॉल दिस लिंक पोली सॉरी अमाइड लिंक, प्रोटीन के केस में भी कॉल इट पेप्टाइड लिंक।
पेप्टाइड लिंक, जिन बच्चों की बायो है दे वुड फाइंड इट इजियर परहैप्स, क्योंकि दे स्टडी प्रोटीन्स। और केमिस्ट्री में भी अगर आपकी बायो नहीं भी है तो आपको इसको इतना याद रखना पड़ेगा। ओके, ऐसे बेटा ध्यान से क्लास अटेंड करें, मैं इसको रिपीट करूँगा, आप बच्चों की तरह नहीं अटेंड करें प्लीज़। और वैसे भी ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो उसमें आप दोबारा ज़ीरो से देख सकते हैं। अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमने क्लास में कंटिन्यू किए हुए थे। दिस इज द थर्ड वन, दैट्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। कॉमनली इसको पॉलीमाइड भी कहते हैं, बट द प्रेफर्ड टर्म इज पॉलीपेप्टाइड। द मोनोमर फॉर प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। एंड अमाइनो एसिड क्या होता है कि इसमें एक ही मोनोमर पे मॉलिक्यूल पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने दिखाया है इसका रिएक्शन, लाइक एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे आप रिएक्शन कराओगे। तो यू ड्रॉ टू ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स हियर, लाइक NH, फिर बॉक्स, फिर COOH, फिर दूसरा मोनोमर NH, बॉक्स, COOH, and then we show that water is lost when the carboxylic acid group gives OH and hydrogen comes from the NH2 part. इससे वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है और कार्बन अटैचेस टू द नाइट्रोजन टू मेक दिस पॉलीमर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। और इधर फिर मैंने पॉइंट आउट किया ये इसका पूरा रिपीट यूनिट है, और बीच में ये जो लिंक बन रहा है दैट इज एक्चुअली दी पेप्टाइड लिंक। थर्डली, थोड़ा बहुत आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि प्रोटीन्स आर essential for our body. Protein are important for us in terms of, um, in our body, the enzymes which are biocatalysts, hormones, और in like antibodies, ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। बस इतना आपने याद रखना है, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड डिटेल नहीं है। सेकेंडली, प्रोटीन्स आर टेम्परेचर एंड pH सेंसिटिव। ये भी कुछ MCQs में हमें नज़र आता है, वो पूछते हैं। वैसे ये थोड़ा अनफेयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री स्टूडेंट से, मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि प्रोटीन और pH एंड टेम्परेचर सेंसिटिव। इनफैक्ट अगर उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH नहीं मिले तो वो काम नहीं करते फिर। तो हमने फर्मेंटेशन में भी पढ़ा था कि यीस्ट आर यूज्ड बिकॉज दे प्रोड्यूस एंजाइम्स और टेम्परेचर हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। मोस्ट ऑफ द proteins or enzymes work best in temperature of 35 to 37 degrees Celsius, and the pH they mostly work at is neutral around 7. Some of the enzymes or protein work in acidic pH too, वो stomach में होते हैं, लेकिन इतनी डेप्थ में मैं जाने की जरूरत नहीं है, because our main concern is to study protein as condensation polymers. You should know their monomer और उनका आपस में रिएक्शन कैसे हुआ, ये सारा। द थिंग इज कि कंडेंसेशन पॉलीमर में पोलिएस्टर, पोलीमाइड, नायलॉन एंड प्रोटीन दे आर देयर। Now, if you ever get to distinguish between polyamide and protein, ठीक है, तो जो आपके पास नोट्स में है पोलीएमाइड, नायलॉन, उसको अगर आप नोट करें तो उसमें आप देखोगे कि NH, NH, फिर CO फिर NH इस तरह ग्रुप्स रिपीट होते हैं। प्रोटीन में NH, CO, फिर NH, फिर CO, ये अल्टरनेट कर रहा होता है चेन पे। So when you look at the polymer of protein, you can actually tell that it's not polyamide, it's protein, because if you see this NH group और उसके बाद अगर आपको नज़र आता है नो NH के बाद CO नज़र आता है, फिर NH नज़र आता है, फिर CO, अल्टरनेट कर रही है ग्रुप्स, तो यू शुड नो कि इट्स अ प्रोटीन पॉलीमर, नॉट अ पोलीमाइड। पोलीमाइड में देल बी 2 NH, फिर 2 CO, फिर इस तरह से, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स के ऊपर ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। वी डन दैट इन क्लास लास्ट टाइम। अब यहाँ हमारे मेन पॉलीमर्स जो हैं वो कंप्लीट है। पॉलीमर्स का जो पोर्शन है ना उसको याद करना पड़ता है, और अभी हम प्रॉब्ली ईद के बाद जैसे पास पेपर स्टार्ट करेंगे विल बी डूइंग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, और उसमें पॉलीमर के क्वेश्चंस से मैं आपको रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा। तो अभी आप इसको इतना समझें, याद करें जितना मैंने बताया है, ताकि मैं इसको कंप्लीट भी कर लूँ। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, एज ए नोट में इधर लिख रहा हूँ कि व्हेन कंडेंसेशन पॉलीमर, this is not asked as an equation as such,
When condensation polymer is subjected to hydrolysis, ये मैंने क्लास में भी बताया था नायलॉन के साथ। तो जब आप कंडेंसेशन पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट हैपन्स विद डाइल्यूट एसिड, और हीट भी करते हैं साथ, तो फिर इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इट्स मोनोमर्स बैक। ठीक है, जिनसे वो बना होता है ना, वही वापस मिल जाते हैं। लाइक इफ यू सब्जेक्ट प्रोटीन टू हाइड्रोलिसिस इट विल फॉर्म अमाइनो एसिड्स। इफ यू सब्जेक्ट पोलिएस्टर टू हाइड्रोलिसिस तो इट वुड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और अगर आप नायलॉन की हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इट विल फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन ग्रुप। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पॉलीमर्स का कंप्लीट है। बाकी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, डीएनए को बस आपने याद रखना है कि देयर कंडेंसेशन पॉलीमर्स बट देयर स्ट्रक्चर एंड मेकिंग एंड मोनोमर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एज सच। अब अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछ लें। आई रियली नीड टू स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नेक्स्ट। तो इसमें जो भी कोई शॉर्ट कमिंग्स होंगी वो हम फेस टू फेस क्लास में रिवीजन में कैचअप कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे आप। Hydrolysis is addition of water on a molecule and क्योंकि आप देखो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में यू नो वाटर इज लॉस्ट, तो अगर आप वाटर वापस ऐड कर दें पॉलीमर पे तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। एंड शरियार यूर राइट। इनफैक्ट अगर अगर आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, अगर आपके अमाइनो एसिड सेम होते, ठीक है, तो फिर रिपीट यूनिट एक अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट करेगा। ठीक है, बट जैसे मैंने इसमें दिखाया ना, एक मेरा अमाइनो एसिड शेडेड है बॉक्स और एक क्लियर है, तो इस केस में मेरा पूरा रिपीट यूनिट वुड बी टू अमाइनो एसिड। बट से इफ माय अमाइनो एसिड वाज नॉट शेडेड, दैट टेल्स मी बोथ द अमाइनो एसिड्स आर लाइक सेम। तो फिर उस केस में माय रिपीट यूनिट वुड सिंपली मार्क वन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो अब नॉर्मली जो क्वेश्चन में वो आपको देते हैं अमाइनो एसिड, वो डिफरेंट दिखाते हैं, एक को मोस्टली उन्होंने शेड किया होता है, तो दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड द बोथ अमाइनो एसिड ग्रुप्स हियर। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाएंगे, थोड़ा मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं कि व्हाट्स लेफ्ट एंड हाउ वी विल प्रोसीड अबाउट इट। देखें, अब हमारी जो रिमेनिंग पोर्शन है सिलेबस का, उसमें एक है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और साथ इसके हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वी हैव एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग आयरन, एल्यूमिनियम। कॉपर की रिफाइनिंग है वो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में करा दी थी, और थोड़ा बहुत जो बीच में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें इलेक्ट्रो केमिकल सेल का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम इसी में कैचअप करेंगे। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वी हैव हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड के मेकिंग के लिए यूज होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मोस्टली एयर एंड वाटर, नाइट्रोजन, सल्फर, पोल्यूशन, इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं है। I hardly need 5-6 lessons to complete all this। आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट उसमें भी जो हेबर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो हम पहले कर लेंगे, बिकॉज मेटल्स के साथ जो कनेक्शन है डिफरेंट चीज़ों का, आई वांट कि वो उसमें ईद ब्रेक की वजह से गैप नहीं आए। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बिफोर स्टार्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड एवरीथिंग, आई रादर एक्सप्लेन हेबर एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस फर्स्ट। वो थोड़ी डिफरेंट है, बट बिकॉज दे आर डन इन इंडस्ट्री, तो sort of cover them in industrial chemistry. So Haber's process is the first one we'll do right now. अब मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन की भी आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना। कुछ बच्चे परेशान होते हैं सिलेबस से। अभी तक जितना आपने पढ़ा है टेक्निकली, उसका 60-70% हर बंदे को याद होना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड असेस योर प्रिपरेशन एट दिस स्टेज। सेकेंडली, इन दो टॉपिक को छोड़ के आप इस वीकेंड पे ऑर्गेनिक रिवाइज करें और ईयरली पेपर स्टार्ट कर दें। ठीक है, जैसे ही ये वाले दो पोर्शन खत्म होते हैं, हम ईयरली पेपर की प्रैक्टिस ही क्लास में करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आफ्टर ईद आई विल कंप्लीट बोथ दीज टू। ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है। उसके बाद जो अगला वीक है उसमें मैं आपको एटीपी रिलेटेड टॉपिक कराऊंगा। एटीपी का सिलेबस सेपरेट कोई नहीं है, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स।
बट उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ हाईलाइट करने की चीज़ें हैं, टेस्ट ऑफ फाइन गैसेस, वो उसके लिए पूरा एक वीक है काफ़ी। और साथ ही हम पास पेपर भी शुरू कर देंगे इसके बाद, जो नेक्स्ट वाला वीक आएगा। फिर अराउंड 11 अप्रैल आप लोगों ने मुझे मॉक देना है, और उसके बाद ऑनवर्ड सारा हमने 3rd वीक अप्रैल 23rd 4th तक पास पेपर ही करने हैं। तो अब इस सारी टाइमलाइन को बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर जो लोग तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जिस दिन सर सिलेबस का फुल स्टॉप लगाएंगे तो हम नोट्स खोल के पास पेपर या तैयारी शुरू करें, तो बेटा ये नहीं करना, ये फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। अभी साथ साथ याद करें और पास पेपर अपने शुरू करें। ईयरली पेपर प्रिंट कराने हैं आप लोगों ने, सॉफ्ट कॉपीज़ की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स के 2019 से 2024 तक ये हार्ड कॉपीज़ में 2 वेरिएंट पेपर के तकरीबन सबके पास इस स्टेज पे होने चाहिए। टॉपिकल्स की स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। Okay, so Haber process is used in industry for making of ammonia. It's like manufacturing of ammonia. This is how we make ammonia in industry. इसके लिए वो आपसे पूछते हैं रॉ मटेरियल, और raw material is things that you need to make something in industry. So we have this hydrogen gas and nitrogen gas. Then they ask you, where do you get this hydrogen gas? So we get it by cracking of crude oil. ठीक है, cracking of crude oil में भी मैंने बताया था, the hydrogen form is used to make ammonia. आप इसको हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, मीथेन की क्रैकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, इससे भी हाइड्रोजन, मतलब इट्स सेम थिंग। Nitrogen we get from the liquid air, but by the process of fractional distillation, by fractional distillation of liquid air, because we know nitrogen air में कोई roughly 80% के करीब है, 78 to 80%। तो when we liquefy that air और उसके बाद उसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन is obtained at its specific boiling point. So they ask you the raw material, they ask you what's the source. Source आप पूछेंगे तो आप बोलोगे crude oil for hydrogen and liquid air for nitrogen. But if they ask you the process by which you get them, तो फिर process to get hydrogen is cracking, and to process to get nitrogen is fraction distillation. ये सब याद करना है आपने। इसके बाद they ask you these optimum conditions for the reaction. Now, optimum conditions are the ones which give us the best possible yield for the reaction. So optimum conditions may we have a temperature of 450 degrees Celsius. A pressure, high pressure is used of 200 atm, which is about 20,000 kilopascals. And iron is used as catalyst, powdered iron. ये optimum conditions आपको याद करनी है. They give it in exam for 3 marks, at time 4 marks. इसके बाद the flow chart diagram is not there. एक टाइम पे थी, बट मैं इसको थोड़ा briefly draw कर देता हूँ, like how the reaction is happening. So they mix this nitrogen and hydrogen in 1:3, like 1 part nitrogen, 3 part hydrogen. These two are put together and made to go through a compressor. So these gases are filtered, and through the compressor they're compressed to a specific pressure, जो ऊपर लिखा है, and then they're sent into this main tower, which is actually called converter, जिसमें अमोनिया बनती है। तो अगर कभी ये डायग्राम बनी बनाई आ जाए and you're asked to label the part somehow, तो उसमें सबसे important part is this converter part. कन्वर्टर में आयरन कैटलिस्ट इज प्लेस्ड ऑन द ट्रेज लाइक दिस, लाइक इस तरह के शेल्फ्स पे powdered iron is placed, and then the reactant gases would come in this tower, which is called converter, and iron is placed here. So these gases, as they come here, they react with the catalyst, and as they pass through, they get converted into ammonia. But the product formed ammonia is hardly 15%. It's like very low yield. 15 to 20% बनती है बस। बाकी जो excess hydrogen nitrogen होती हैं, they're sent back into the process so that they could react again and again to make more ammonia for us.
excess nitrogen and hydrogen are then sent back, and this entire process takes about 5-6 cycles to make 100% ammonia. इधर हुआ ये है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को आपने 1:3 में मिक्स किया, पुट इनटू अ कंप्रेसर विच compresses the gases, send them into the converter where the catalyst powder is present. Nitrogen and hydrogen would sort of combine and collide with the catalyst, और फिर ये अमोनिया में चेंज होते हैं, बट अमोनिया मेड इज़ वेरी लेस। अमोनिया को यहाँ से फिर हम निकाल लेते हैं, साथ ही इधर लगे होते हैं एब्जॉर्बर। अब्जॉर्बर अमोनिया को, बिकॉज अमोनिया इज अ बेसिक गैस, तो हम अब्जॉर्बर अमोनिया को निकाल लेते हैं, और न्यूट्रल gases like nitrogen and hydrogen are sent back again for the reaction. So I repeat, this flowchart diagram as such is not required anymore, but थोड़े पुराने पेपर्स में ये थी, और इतनी थोड़ी ब्रीफ आपको आनी चाहिए कि कहीं अगर वो आपसे पूछ लें कि जी इधर से आगे किधर जा रहा है, ये जो गैसेस आ रही हैं ये कौन सी हैं, इधर जो गैस कलेक्ट हुई है ये क्या है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट अमोनिया है। Then the reaction, the equation for this process is where nitrogen reacts with hydrogen to make ammonia, and that's like 2NH3. Nitrogen is gas, hydrogen gas, ammonia gas. This is an exothermic reaction. इक्विलिब्रिया चैप्टर में टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मेकिंग ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपने याद रखना है, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, बट इट्स लाइक नेगेटिव एक्सोथर्मिक। एक सेकेंड मैडम, ये क्वेश्चन आ रहा, मैं देख लूँ। डायग्राम मैडम मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ऐसा इतनी कोई है नहीं इंपॉर्टेंट। देखो, आपको अमोनिया बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, यू नीड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो दे पुट 1 पार्ट नाइट्रोजन, 3 पार्ट अमोनिया, हाइड्रोजन। देखिए इसकी रेशियो इज लाइक 1:3। अगर आपने नाइट्रोजन लिया 10 dm³ तो 30 dm³ आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो 1:3 में दे पुट देम टुगेदर, दे पास इट थ्रू द कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, गैसेस को कंप्रेस करेगा टू द रिक्वायर्ड प्रेशर, and then they are sent into this tower called converter. Converter में catalyst is present in the trays like this, iron powder shells में पड़ा होता है ऐसे। So when the reactant gases would come and nitrogen, hydrogen would come and collide with the catalyst, they start making ammonia, जैसे इधर नीचे नजर आ रहा है। But this reaction gives a very low yield, तो जो अमोनिया बन रहा है इधर से वो निकाल लेते हैं एब्जॉर्बर के थ्रू, but the extra amount of nitrogen, hydrogen is sent back into the process, तो के फिर से रिएक्शन होता है। So this making of ammonia is an exothermic reaction and it's reversible. अब इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं ना वो आपने याद रखनी है, मैं तो लिखता हूँ। They ask you why the yield is so low, कि क्यों इतनी कम अमोनिया बनती है, ठीक है। तो उसमें आपने बताना है नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल और लेस रिएक्टिव एज इट हैज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, and that makes nitrogen very stable gas and needs high activation energy for the reaction. In short, between the two gases, nitrogen is so less reactive कि वो easily react नहीं करती, तो इसके लिए आपको catalyst देना पड़ता है, pressure catalyst, even then it reacts very less. And the reason for that is कि nitrogen is having a strong triple covalent bond in its molecules, और वो इसके reaction को slow करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि we just add catalyst temperature सारा देते हैं ताकि रिएक्शन करे। अगर वो आपसे पूछें कि वाई द यील्ड इज सो लो, वाई द रिएक्शन इज स्लो, तो फिर आप उसको सारा ब्लेम करोगे नाइट्रोजन पे। सेकेंडली, दे आस्क यू टू इंक्रीज द यील्ड। हाउ टू इंक्रीज यील्ड, ये मैंने आपको इक्विलिब्रिया चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने अमोनिया की यील्ड इंक्रीज करनी है तो योर टारगेट वुड बी कि दिस रिएक्शन मस्ट कीप ऑन गोइंग टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑल द टाइम, ठीक है ना। बिकॉज इफ यू दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो आपको कुछ चेंजेस ऐसी करनी पड़ेंगी कि इक्विलिब्रियम इसका राइट पे शिफ्ट होता रहे, ठीक है। तो अच्छा, एक सेकंड। Entire yield of ammonia,
अभी हाँ बिल्कुल, आप जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपने यील्ड इंक्रीज करने के लिए क्या चेंजेस करनी है प्रोसेस में, वो आपसे वो पूछते हैं। यूज़ ऑफ अमोनिया मैं आपको बताता हूँ। अमोनिया जो बनती है इंडस्ट्री में सारी, वो जाती है टू मेक यूरिया, ऑलमोस्ट 90%। और थोड़ी बहुत जाती है फिर ये नाइट्रिक एसिड बनाने में। यूजेस का एक पेज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं उनके यूजेस उसमें सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। बट अदरवाइज जो आपने पूछा है यार, उसका अमोनिया का यूज़ mainly to make fertilizers, urea and nitric acid. To increase the yield, you need to first lower the temperature, because the reaction is exothermic in forward direction. अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम सारा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट करेगा। देखिए इसकी डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, बैकवर्ड इज एंडो। सो इफ आई वांट कि मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए कंटिन्यूसली, तो आई वुड कीप टेम्परेचर लो। तो जब लो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा और अमोनिया बनेगी। तो लोअर द टेम्परेचर as forward reaction is exothermic. So you need to remember that making of ammonia is exothermic. Secondly, because everything is a gas here, तो regarding gas ये भी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, reactant number of moles are like 1 plus 3 4 moles, product moles 2 हैं। तो if I keep the pressure high, उससे क्या होगा, मेरा रिएक्शन जो है वो जाएगा from lower to higher to lower moles. So to increase the yield of ammonia, you need to increase the pressure. You need to increase the pressure as reactants have greater moles. Reactants have greater moles. उससे इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो जाएगा बार बार, तो आपको ज़्यादा अमोनिया मिलेगा। और थर्ड चीज़ भी मैंने, आई रिमेंबर टेलिंग इन क्लास व्हेन वी वर डूइंग इक्विलिब्रिया, अगर आप चाहते हो ज़्यादा अमोनिया बने तो आप कंसंट्रेशन चेंज करें। अभी हमने प्रेशर टेम्परेचर चेंज किया, कंसंट्रेशन का क्या होगा कि वी टेक आउट अमोनिया एज सून एज इट इज़ फॉर्म। जैसे इधर हम निकाल रहे थे बार बार, तो जैसे जैसे अमोनिया बने यू टेक इट आउट सो दैट द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होगी तो आपका रिएक्शन फिर बार बार फॉरवर्ड जाएगा। तो रिमूव अमोनिया as it is formed to lower product concentration. आप जब अमोनिया निकालते रहोगे आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, इससे आपको अमोनिया की यील्ड ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी। यील्ड की बात प्रोडक्ट के लिए होती है, तो ये जो यील्ड इंक्रीज कर रहे हैं हम अमोनिया ज़्यादा बनाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ वो आपसे पूछते हैं कि व्हेन यू सजेस्ट ऑल दीज चेंजेस, तो वो आपसे पूछते हैं कि देन व्हाई इन इंडस्ट्री दीज कंडीशंस आर यूज्ड, जिसमें टेम्परेचर हाई है, चले प्रेशर भी हाई है नो डाउट, बट व्हाई डोंट यू कीप दिस टेम्परेचर लोअर देन दिस, आई मीन इससे कम क्यों नहीं करते। इसमें आपने याद रखना है कि यू लोअर द टेम्परेचर, बट इधर आपने बताना है कि बट very low temperature would decrease the rate of reaction। तो आप इतना भी लो नहीं करेंगे कि उसका रेट ही स्लो हो जाए, ठीक है। तो एक लिमिटेशन है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा लो भी नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जीज कम होंगी, पार्टिकल्स की कोलिजन्स कम होंगे, रिएक्शन उल्टा स्लो हो जाएगा। तो फिर आपने कहा कि प्रेशर ज़्यादा करें, अच्छी बात है, प्रेशर हमने वैसे ही ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा रखने का मसला ये भी है कि मेंटेनिंग हाई प्रेशर, maintaining high pressure is expensive। ये इसके लिए आपको बड़े बड़े कंप्रेसर यूज़ करने पड़ते हैं। तो इंडस्ट्री में जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इट्स ऑलवेज द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन केमिस्ट्री एंड इकोनॉमी, ठीक है। आपने नो डाउट यील्ड ज़्यादा करनी है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर पुटिंग लेस मनी। व्हेन दे से व्हाई इंक्रीजिंग टू मच प्रेशर इज नॉट रिकमेंडेड, तो उसमें फिर आप बताओगे कि मेंटेनिंग हाई प्रेशर इज एक्सपेंसिव बिकॉज कंप्रेसर्स आर यूज्ड, और कंप्रेसर जिस चीज़ में यूज़ होता है वो बिजली यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी।
like your air conditioner and everything, which is sort of heavy on the power or electricity, that is because it has compressors in it. इंडस्ट्री में जो कंप्रेसर लगते हैं ना, वो बहुत ह्यूज साइजेस के होते हैं। तो उस वजह से फिर आप अगर इतना इनपुट डाल दोगे, पैसे लगा दोगे, तो आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट में नहीं सेल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट। सो these conditions which we call optimum conditions are the one optimum conditions are the one which give best possible yield। optimum conditions are the ones which give best possible yield of the product। मतलब इससे ज़्यादा अगर आपने अच्छा बनाना है तो फिर वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। that's why we call them optimum conditions। तो नहीं जी, शरियार ये नहीं रिमूव होंगे। देखो इधर डायग्राम में मैंने बताया कि इधर चली गई डायग्राम, ये आ गई। ये जब इधर से गैसेस तीन निकलती है ना, तो इनमें एक होती है अमोनिया, एक है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन। अमोनिया इज बेसिक गैस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन न्यूट्रल है। अब चूंकि फ्लो चार्ट और उसकी डिटेल्स निकल गई हुई है, तो जब ये तीनों गैसेस बाहर आती है ना, तो इधर लगा होता है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर के अंदर होता है स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं एसिडिक मटेरियल की, तो वो अमोनिया को निकाल लेती हैं, बट न्यूट्रल गैसेस सीधी निकल के चली जाती हैं, उसमें से फिर वो अमोनिया को निकालते हैं। बट दिस पार्ट is very easy if you got a mixture of gases including neutral and basic gas। तो उसमें से बेसिक गैस रिमूव करना इज नॉट डिफिकल्ट, और इसलिए वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वहाँ पे नहीं निकलती। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑनलाइन अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। ये बात ये है कि मेंटेनिंग हाई प्रेशर इज एक्सपेंसिव, बट ये जो बीच में नाइट्रोजन है ना, इसका मसला बहुत है। नाइट्रोजन इज नोबल गैसेस, ग्रुप 8 की गैसेस है। नोबल गैसेस के बाद सबसे स्टेबल गैस नाइट्रोजन है अर्थ पे। एंड द गुड थिंग फॉर अस इज कि अबाउट 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन एंड इट्स वेरी स्टेबल, ये रिएक्टिव नहीं है। अब आपने जब अमोनिया बनानी है, अमोनिया क्यों बनानी है? बिकॉज अमोनिया इज यूज टू मेक यूरिया। यूरिया क्यों बनानी है? क्योंकि उससे हमारी फर्टिलाइजर से क्रॉप, पूरी दुनिया का काम ही यूरिया से चल रहा है। 1950s तक लोग मरते थे भूख से, फैमिन से। लेकिन जब यूरिया बन गई अमोनिया से, तो फिर अब भूख से लोग नहीं मरते। ये जो अफ्रीका में इधर उधर आप देखते हैं मसले, दैट इज बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो अब because you want to make ammonia which is used to make such an important thing urea, you have to obviously put a lot of money into the process, और ये expensive भी है फिर। तो हाई प्रेशर तो देना पड़ता है, वरना नाइट्रोजन रिएक्ट ही नहीं करती। अच्छा, अब जनाब ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हेबर प्रोसेस की जो डिटेल्स हैं मैं एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर देता हूँ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मेटल एक्सट्रैक्शन के साथ दो और प्रोसेस हैं, हेबर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हेबर प्रोसेस यूज टू मेक अमोनिया। You got two raw material, hydrogen and nitrogen. Hydrogen we get by cracking of crude oil. Nitrogen we get by fraction distillation of liquid air। ऑप्टिमम कंडीशंस में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट है। ये फ्लो चार्ट डायग्राम का मैंने आइडिया दिया कैसे होता है। इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट, द फैक्ट इट्स एक्सोथर्मिक। These important points that why the yield is so low, because nitrogen is very less reactive। And how would you increase the yield? Keep the temperature low, increase pressure, take out ammonia as soon as it's formed। But these are all the suggestions. In fact, what they do in industry are that they apply these conditions called optimum conditions। इनमें हमें बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन मिल रहा है ऑलरेडी। तो अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ना नेक्स्ट है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए। The next industrial process for making of sulfuric acid is called contact process। Contact process for the manufacturing of sulfuric acid। मैन्युफैक्चर वर्ड हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, हम खुद बनाते हैं उसको, ठीक है? तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग।
इफ समथिंग इज फाउंड इन नेचर एंड यू जस्ट गेट इट लाइक दैट तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ये इतनी कोर टर्म्स आपको रिक्वायर्ड नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इज फॉर समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली एंड वी मेक इट, कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग। सो मेकिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसका जो रॉ मटेरियल है वो बड़ा सिंपल है, इट्स जस्ट सल्फर एंड हॉट एयर। और इसका जो फ्लो चार्ट डायग्राम और वो सब चीज़ें सिलेबस में नहीं है तो मैं वो ड्रॉ भी नहीं करूँगा। जस्ट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट टू द syllabus like the optimum conditions used here. Optimum conditions for making of sulfuric acid include a temperature of 400 to 450 degrees Celsius again. This reaction is very good even at low temperature. The low pressure 1 to 2 atm is good enough. That's 100 to 200 kilopascals. And the catalyst used here is V2O5, vanadium pentaoxide or vanadium 5 oxide. Vanadium 5 oxide. अब इसमें जो डिफरेंस है हेबर प्रोसेस है वो प्रेशर एंड कैटलिस्ट का टेम्परेचर इज रफली द सेम, प्लस प्रेशर इधर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसको बोलते हैं। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कभी लिखा होगा मार्क्स के में, सेम थिंग। आई मीन वी डोंट नीड हाई प्रेशर बिकॉज इसमें जो SO2 बनती है वो हाईली रिएक्टिव है। नाउ द रिएक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट हियर। इसके रिएक्शन थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन वो आसान है। So the equations or reactions of contact process is sulfur reacts with oxygen first, we burn it. It's like roasting of sulfur. So when you heat sulfur in air, sulfur is solid. So we get this sulfur dioxide gas. And then this sulfur dioxide gas is reacted with oxygen. That's reversible to make SO3. This is gas, gas, and gas. Everything is gas here. This reaction is exothermic. इसकी negative enthalpy है, ये याद रखेंगे आप। And we balance it by putting 2 here. And then the sulfur trioxide is mixed with sulfuric acid. And this gives us oleum H2S2O7. And this oleum is then diluted with water. Make sulfuric acid. अब देखें the thing is कि these are the about 1, 2, 3, 4 equations, and among these 4 equations, this is the most important equation here, जिसके ऊपर वो optimum conditions apply करते हैं। ठीक है, याद रखना, this is most important reaction or where the optimum conditions are applied. Now, why is this reaction most important among all? तो अगर आप नोट करें ये सारे रिएक्शन जो मैंने लिखे ना ये इरिवर्सिबल हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आई मीन इसमें क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन जाता है वो वापस नहीं ब्रेक होता। द सेकेंड रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इफ यू डोंट वॉच, इफ यू डोंट कंट्रोल तो दिस SO3 कुड ब्रेक डाउन बैक इनटू रिएक्टेंट। तो इसलिए इसको मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड इंक्रीज करनी है तो दिस सेकंड रिएक्शन इज द वन वेयर वी कंट्रोल एवरीथिंग। इनफैक्ट ऑप्टिमम कंडीशन इसको मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो व्हाई इज द सेकंड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज रिवर्सिबल। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये वापस जाएगा। अच्छा, इसके बाद इस स्टेज पे ये जो रिएक्शन नंबर 3 है, इस पे बच्चे सोचते हैं कि जी वी आर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो वेयर डू वी गेट दिस थिंग फ्रॉम, ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड किधर से आया? तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे। ये मतलब इट्स जस्ट लाइक अगर कोई बंदा सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो रॉ मटेरियल में सल्फर के साथ उसको थोड़ा पहले सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए, विच इज़ ऑलवेज देयर इन द मार्केट।
एंड यू हैव थ्री अदर मेथड्स बाय विच यू कैन मेक सल्फ्यूरिक एसिड। एक दफ़ा जब वो अपना सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा तो उसका हार्डली 2% वो इधर रिसाइकिल करते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट के जी वेयर दिस सल्फ्यूरिक एसिड केम फ्रॉम। In fact, sulfuric acid is there in human use for more than 1200 years now. तो ये मिलता है, कोई टेंशन नहीं है इसकी। हाँ, जो टेंशन आपने लेनी है वो इसी जगह एक और चीज़ आपसे वो पूछते हैं कि दिस SO3, इसको आप एज ए नोट ऐड कर लें इन पॉइंट्स को। SO3 कैन बी reacted with water to make sulfuric acid directly। तो कभी वो आपसे पूछते हैं कि इसकी इक्वेशन दिखा दें कि अगर SO3 को हम वाटर से डायरेक्ट रिएक्ट कर दें तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। I mean, instead of reacting SO3 with sulfuric acid to make this thing called oleum, का नाम है oleum H2S2O7। फिर इधर हम oleum को डाइल्यूट कर रहे हैं वाटर से। तो जैसे कि why don't you react सल्फर ट्राइऑक्साइड with water directly, और उसकी अगर इक्वेशन पूछ लें तो फिर आप लिखोगे SO3 plus water would form H2SO4। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, खुद पूछे कि जी हाउ वुड सल्फ्यूरिक एसिड बी मेड बाय यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद वाटर, तो फिर आप ये इक्वेशन लिख दें। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि व्हाई इज दिस रिएक्शन नॉट यूज्ड और डन, उधर फिर आपने लिखना है दिस रिएक्शन, लाइक ये वाला अब रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस होती है कि द प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स इनटू अ गैस। ठीक है। एंड gives it gives hazardous mist of sulfuric acid. It gives hazardous mist of sulfuric acid. Therefore, it is not done in industry। मतलब ये वाला रिएक्शन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे सल्फ्यूरिक एसिड गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, विच इज़ हैजर्डस। तो जब आपसे वो पूछते हैं ना क्यों नहीं करते ये रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स, तो आपने बताना है 1 एक्सोथर्मिक एंड गिव्स हैजर्डस मिस्ट। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में ऐसे नहीं है कि वो बीकर्स में या ड्रमों में बना रहे होते हैं। दे आर मेकिंग इट इन hundreds of tons amount every day, and tons of sulfuric acid is going from one place to the other through pipes and ducts in the factory। और आप इमेजिन करेंगे अगर लिक्विड स्टेट में भी वो जा रहा है तो भी डेंजरस है, अगर वो पाइप ब्रस्ट हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए। बट इफ दैट एसिड वाज इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो गैस अगर एसिड है और वो स्प्रेड कर जाती है तो उससे escape कोई नहीं है। देयर इज नो कंट्रोल टू दैट अनलेस ऑल द गैसेस sort of dispersed in the air properly। इसलिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स ये इंडस्ट्री में एसिडिक गैसेस को इधर उधर ऐसे आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे पॉसिबल अवॉइड करेंगे। तो ये है जनाब मेकिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हेबर प्रोसेस रिवर्सिबल है नोट, ये आपने बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा। देखो है, ये देखो हेबर प्रोसेस ये लिखा है और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो ही तो हम चीज़ें चेंज कर करके उसकी यील्ड बढ़ा रहे थे ना। अगर इरिवर्सिबल हो तो फिर तो हमें टेंशन ही कोई नहीं है, बस हमने टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है। द रिएक्शंस विच आर रिवर्सिबल दे रियली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। जैसे इसमें द सेकंड रिएक्शन इज द मोस्ट ट्रिकी वन। और ये जो ऑप्टिमम कंडीशन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, ये सेकंड स्टेप पे लगती हैं। वो पूछते हैं आपसे। अच्छा अब जनाब, हाउ टू इंक्रीज यील्ड अगेन। टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपने अगेन क्या करना है कि यू नीड टू वॉच आउट फॉर दिस SO3 मेकिंग। जो ये सेकंड स्टेप है ना, इसको आपने टारगेट करना है कि ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाए डायरेक्टली लगातार, क्योंकि जितना SO3 ज़्यादा बनेगा फिर वो SO3 सोलियम बनेगा और आगे आपको एसिड ज़्यादा मिलेगा। नाउ टू कंट्रोल द यील्ड और मेक मोर SO3, आप क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक। इधर भी रिएक्टेंट मोल ज़्यादा है, प्रेशर हाई करोगे, SO3 को निकालते जाएं। सारी बातें वही हैं जो अमोनिया वाली हैं।
To increase yield, we just lower the temperature, increase the pressure. जो मैंने अमोनियम एक्सप्लेनेशन बताई थी वो भी इधर ही आएंगी. So lower the temperature, increase the pressure, और फिर remove SO3 soon as it is formed. लेकिन इधर फिर वो आपसे पूछते हैं कि वाई यू आर नॉट इंक्रीजिंग प्रेशर, लाइक उधर हमने ऑप्टिमम कंडीशन में लिखा है 1 to 2 ATM. तो उसमें फिर आप बताओगे कि लो प्रेशर इज यूज एज SO3 इज हाईली रिएक्टिव, SO2 सॉरी. इस केस में हम प्रेशर हाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो SO2 गैस है ना वो बहुत रिएक्टिव है, उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है. तो हमारा काम चल रहा है, इससे हमारे पैसे बचेंगे, इसलिए 1 to 2 ATM पे रिएक्शन हो रहा है और वो वी डोंट माइंड दैट. But if ideally speaking, you were asked to suggest what changes would you make to make more SO3, फिर आप बता दें कि जी प्रेशर टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर ज़्यादा कर दें, SO3 निकालते जाएं जैसे जैसे बन रही हो. तो ये है इसका फ्लो चार्ट, बड़ा लंबा चौड़ा, वो सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, उसकी तरफ मैंने गया. बाकी सल्फ्यूरिक एसिड के भी यूजेस हैं. पूरी पूरी आपकी जो केमिकल इंडस्ट्री है या जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब चलती सल्फ्यूरिक एसिड पे है. अगर आपकी फैक्ट्रीज हैं, कार्स बना रही हैं, बैटरीज बना रही हैं, लेदर इंडस्ट्री है, रबर, प्लास्टिक, जो भी इंडस्ट्री है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है कहीं ना कहीं. तो इसके बहुत लार्ज स्केल यूजेस हैं. उसमें से थोड़े बहुत जो मैंने बताया ना यूजेस का हैंड आउट मैं आपको दूंगा, उसमें लिखे होंगे तो उससे आप कॉपी कर सकते हैं. हाँ बेटा, ये तो जब भी आपसे वो पूछेंगे ना कि फिर बहुत लो टेम्परेचर क्यों नहीं देते, तो उधर आपने ये बताना है कि बहुत लो टेम्परेचर करेंगे तो नेचुरली फिर आपका रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, तो वो हम नहीं करते. आसान अब्बासी री एक्सप्लेन तो मैंने पहली दफ़ा जिंदगी में सुना वर्ड. अभी आप क्वेश्चन पूछो, पार्ट कौन सा वाला. सारा कहोगे तो वो फिर अगले साल ही होगा. तो बस. अच्छा, अब एक दो बातें अभी देखें. अटेंडेंस बड़ी कम है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ होती है. ये फिर ये वाले जो टॉपिक है अभी देखे, मैं एक्सप्लेन किया सारा डिटेल में. तो अगर बच्चे कम हो तो फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता क्लास में एक चीज़ कवर होगी भी है. तो रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर करूँगा, लेकिन अब दो चीज़ें हैं, ठीक है ना. वो एक तो आपने नोट्स अपने पूरे रखने. बाकी जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मेटल एक्सट्रैक्शन है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना मेटल्स रिलेटेड, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट्स और वो, उसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि कल मैं आप लोगों से कुछ नोट्स PDF शेयर करूँगा, इनफैक्ट उसके और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के. सो द PDF नोट्स दैट आई शेयर, वो आप लोगों ने बैठ के ना ईद की ब्रेक में लिख लेने हैं अपनी नोटबुक्स में. उससे क्या होगा कि फिर मुझे बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट क्लासेस में, और मैं डायरेक्ट उनसे मेन चीज़ें रिवाइज एक्सप्लेन करूँगा जो जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम सेव हो जाएगा क्लास में. तो जो नोट्स मैं शेयर करूँ वो आपने लिख लेने हैं. उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट वीक में फ्राइडे नहीं तो सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लेके नेक्स्ट सारा मैं पढ़ाने वाला काम ख़त्म कर दूंगा. लेकिन आप लोग ईयरली पेपर लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ठीक है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन आता है ना, या बीच में इन्वायरमेंट वाला, सिर्फ वो छोड़ दें, बाकी ऑर्गेनिक हर चीज़ कवर्ड है, उसको अटेम्प्ट करें. पहले मैं सोच रहा था कल क्लास रखें, लेकिन अब नहीं रखूंगा क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम है. और मेटल की एक्सट्रैक्शंस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मिस हो जाए तो वो फिर अनसीन एक्सट्रैक्शन में बच्चे फंसते हैं. अब हमारी क्लास होगी ईद के बाद ही, लेकिन ये नोट्स पूरे कर लेने और जो PDFs में शेयर करूँगा आपने लिख लेने लाजमी. तो आप जनाब किसी का कोई क्वेश्चन है इधर आए में तो वो पूछ लें. टेम्परेचर लो करने से यील्ड कैसे इंक्रीज होती है, मैं बता देता हूँ. टेम्परेचर लो करने से यील्ड इसलिए इंक्रीज हो रही है भैया, देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला SO3 बनाने वाला, ये एक्सोथर्मिक है. ये आपने याद रखना है, ये सिलेबस में है. आप एक्सो एंडो वाले टॉपिक पे जाओगे ना, मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें मैंने कॉन्टैक्ट और स्टेबल प्रोसेस भी लिखे हैं. दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एंडो है. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाए बस,
फॉरवर्ड जाने के लिए मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है. So as I lower the temperature, the reaction keeps on going to forward direction. That gives me more SO3 and that's what we want because SO3 ने आगे जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हमारे लिए. तो अगर ये रिएक्शन एंडो होता तो फिर हम टेम्परेचर हाई करते, लेकिन इधर चूंकि एक्सो है तो लो करते हैं. लेकिन बट डोंट फॉरगेट दैट what they use in industry is 450 because that's the optimum condition. इसके कम ज़्यादा करेंगे तो आपकी यील्ड पे फर्क आना शुरू हो जाएगा. रेट ज़्यादा हो सकता है लेकिन फिर यील्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मनी एंड एवरीथिंग वो आउट ऑफ रीच होना शुरू हो जाती. चलिए मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी फिर ये ईद के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.